आप लोग कैसे हो? अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको घटना चक्र की बुक कंप्लीट करा रही हूँ सुपर टेट के लिए, जो कि इसमें सारी सिलेबस का पूरा दे रखा है, पूरी ही गाइड है ये। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल सारा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं पर डे 100 क्वेश्चन कराती हूँ, तो आपका धीमे धीमे ये बुक सारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो और आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलती रहे और आपसे एक भी क्लास छूटे नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। कल हम लोगों ने 101 तक क्वेश्चन किया था, आज हम लोग 102 से करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है? 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? रूस। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,107 किलोमीटर। प्रशासनिक रूप से भारत कितने राज्यों यानी 28 राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा है? राजस्थान सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भूवैज्ञानिक इकाइयों में बांटा गया? 4। कौन कौन? दक्षिण व प्रायद्वीपीय पठार नंबर 1, नंबर 2 उत्तर का पर्वतीय भाग, नंबर 3 है मध्यवर्ती विशाल मैदान, नंबर 4 है तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? नर्मदा नदी। भारत में नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। मालाबार तट किसे कहा जाता है? केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। याद रखिएगा, नीलगिरी की दोदा बेटा है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी। काराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित है पामीर का पठार व सिंधु नदी के मध्य। सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू गार्डन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर। एक मिनट रुकिएगा। शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन शिवालिक हिमालय का प्रसिद्ध स्थल नहीं है? ऊटी नहीं है। कौन कौन से प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? मसूरी, शिमला, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग स्थित है, लेकिन क्या नहीं है? ऊटी नहीं है। कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? विंध्याचल पर्वत जो है हमारा नवीन पर्वत का उदाहरण नहीं है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन है? आल्पस पर्वतमाला भी है, हिमालय पर्वतमाला भी, एंडीज पर्वतमाला है, पर विंध्याचल पर्वतमाला हमारा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? लूनी। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये हमारी सिंधु की सहायक नदी है, पर लूनी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तीव्र मोड़ यानी हेयर पिन बनाते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे माजुली कहा जाता है। किस नदी पर विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की 2 स्रोत नदियां हैं। ये 2 जब देव प्रयाग में आकर मिलती हैं तो इसका नाम गंगा हो जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। खादर भूमि से क्या तात्पर्य है? यह नवीन उपजाऊ जलोढ़ से निर्मित मैदान है, जिसे खादर भूमि कहते हैं। पढ़ लेते हैं। मैदान का वह भूभाग जहाँ बाढ़ का पानी वर्ष दर वर्ष आता है तथा बाढ़ के उपरांत जल पुनः लौट जाता है, वहाँ नदियों का जल अपने साथ नवीन उपजाऊ जलोढ़ मृदा जमा कर देता है, खादर भूमि कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा खादर प्रवेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। कयाल किसे कहते हैं? मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लैगून को कयाल कहते हैं। भारत के किस मैदानी भाग में कोलेरू, चिल्का, पुलिकट झील स्थित है? तटीय मैदान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। भारत की और विश्व की, ये दोनों याद रखिएगा। आप एक पेज लीजिएगा नोट्स में, भारत की नदियां लिख लीजिएगा और विश्व की, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे।
उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? ओडिशा का तटवर्ती मैदान को उत्कल कलिंग का मैदान कहते हैं। किस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? गोदावरी एवं महानदी के मध्य का पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में ब्राह्मणी के मुहाने पर। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। यह एक आर्कीपेलागो का उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे बड़े कुल मिलाकर 572 द्वीप हैं, जिनमें 550 अंडमान में तथा 22 निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन किन द्वीपों में ज्वालामुखी के प्रमाण मिलते हैं? नारकोंडम में भी, बैटन द्वीप, टाट द्वीप, उपयुक्त सभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? सैंडल पीक। एलिफेंटा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित है? लक्षद्वीप। सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप, जिसका शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीप समूह, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। ये द्वीप प्रवाल यानी मूंगा के अवशेषों से निर्मित है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। कितने डिग्री चैनल मिनी काय द्वीप को कवरत्ती से अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांशीय अवस्थिति भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतों का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, ये तीनों चीजें भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में व्यक्त किया गया? 4 ऋतु। कौन कौन से? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये 4 में बांटा गया है ऋतुओं को। लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? तमिलनाडु। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में किस भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं? उत्तर व उत्तर पश्चिम भारत में। समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। तापमान और वायु दाब में किस प्रकार का संबंध होता है? तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। सामान्यतः तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है, तापमान घटता है तो वायु दाब बढ़ता है। आम्रवृष्टि चक्रवात तूफान भारत के किस भाग में प्रभाव डालती है? दक्षिणी भाग में। चेरी ब्लॉसम किस राज्य के चक्रवात तूफान का नाम है? कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक यानी काफी फसल में लाभदायक है राज्य के चक्रवात का नाम है। भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? जून में। भारत में वर्षा ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून किसे कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, उन्हें हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। भारत में वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? 91% भाग। वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार भारत में वर्षा का लगभग 91% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होता है। एल नीनो किसे कहते हैं? यह एक जटिल मौसम तंत्र है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। इसके प्रभाव के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। हम लोग पहले EVS का पोर्शन समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसका मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर जो आगे के चैप्टर है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो पहले हम लोग इसी को कवर करते हैं। ओके। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5। कौन कौन सी हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पश्चिमी घाट के सह्याद्री अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों 200 सेंटीमीटर से अधिक में मेघालय क्षेत्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण नहीं है? स्प्रूस। कौन कौन है? उष्णकटिबंधीय वनों की मुख्य विशेषता इनकी अधिक ऊंचाई तथा वृक्षों की सघनता। पेड़ों के ऊपर सिरों पर इतनी शाखाएं होती है कि ये छाता का आकार ले लेती हैं। प्रमुख रूप से महोगनी, आबनूस, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर उल्लेखनीय है।
मानसूनी वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। भारत में जिन भागों में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वहां इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण नहीं है? चीड़ नहीं है। कौन कौन उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों में चंदन आता है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। शीशम, उत्तरी भागों में आम, महुआ, त्रिफला, आंवला, हर्रे, बहेड़ा तथा खैर प्रमुख रूप में मिलते हैं जो कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पदीय भाग किस प्रकार के वनों से आच्छादित है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में। गंगा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि का डेल्टाई भाग उच्च ज्वार आने पर जलमग्न हो जाता है, वहां मैंग्रोव आदि तथा सुंदरी के वृक्ष अधिक मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की? 1894 में। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईवीएस में आता है, आपको यूपीटेट में भी आता है। भारत में सर्वप्रथम की बात करेगा, सर्वप्रथम वन नीति तब तो 1894 आएगा, लेकिन स्वतंत्र जब लग जाएगा, देखो 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 के बाद जो आया था, तो देखो ये 1947 के पहले आया है, तो सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? जब सर्वप्रथम वन नीति पूछेगा तो 1894 लगाएंगे, लेकिन स्वतंत्र लग जाएगा क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति तो हम लोग 1952 लगाएंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब से कब मनाया था? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल पर कार्यक्रम मैब कब शुरू किया गया? 1973 में। भारत में गिर सिर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब प्रारंभ किया गया? 1975 में। गैंडा तथा हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो गैंडा परियोजना 1987 में और हाथी परियोजना 1992 में। ये आपने टेट में पढ़ा होगा। ये सारे क्वेश्चन ईवीएस के हैं और काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, इनके जो सन है, ठीक है। गैंडा परियोजना 1987 है और हाथी परियोजना 1992 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम क्रमशः कब बनाए गए? तो देखो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में बना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना है। वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण लग जाएगा तो 1980 में, पर्यावरण संरक्षण लग जाएगा तो 1986 में, जैव विविधता 2002 में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में। किन प्राचीन ग्रंथों में जनगणना का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र और आईने अकबरी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल की आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम हुई थी स्वीडन में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से 1749 में सर्वप्रथम स्वीडन में जनगणना हुई थी। सर्वप्रथम 10 की जनगणना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। 10 की जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका में 1890 में हुई थी। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में, वो भी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपल के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणना की जा चुकी है? 15। स्वतंत्रता के बाद से अब तक कितनी जनगणना हुई है? 7। ये क्वेश्चन सारे देखिएगा अच्छे से कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणना की जा चुकी है? 15। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक कितनी जनगणना हुई है? 7। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? 10 वर्ष में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत ही साक्षरता दर कहलाता है। नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75%, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, या फिर जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये सारी खूबियां हैं नगरीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र, ये सभी जो है वो उपयुक्त सभी नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र, समिति आदि शामिल हो, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। 2001 से 2011 तक के दशक में भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.7%। वर्ष 1951 से 1981 के दौरान जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर के क्या कारण थे? विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार, उपयुक्त सभी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन होगा ए। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? 30 अप्रैल 2013 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या क्रमशः कितनी थी? ग्रामीण की थी 83,37,48,852 और इसमें शहरी में इतनी थी। भारत के सर्वाधिक ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण वाला उत्तर प्रदेश है और नगरीय जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः कितनी है? 62.32 करोड़ और 58.75 करोड़। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़ जबकि महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन थे? सर्वाधिक वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किन राज्यों की है? तो मेघालय की सर्वाधिक है वृद्धि दर और न्यूनतम है नागालैंड की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन राज्यों का है? सर्वाधिक घनत्व बिहार का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात कितना है? 943। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 है जो 2001 से 10 अधिक है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। वर्ष 2011 में शिशु लिंगानुपात वर्ष 2001 के 927 से गिरकर 919 पर आ गया जो कि वर्ष 1961 के बाद से न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर कितनी है? 73.0%। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? पुरुष की साक्षरता दर 80.9% और महिला की कितनी है? 64.6%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन किस कारण होता है? तापमान में परिवर्तन के कारण, पवन आर्द्रता में परिवर्तन के कारण, वायु दाब में परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से? अक्षांशीय स्थिति भी है, समुद्र तल से ऊंचाई, पवन की दिशा, उपयुक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवन की दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण, धरातलीय बनावट आदि प्रमुख हैं। प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य का विकिरण किस बात पर निर्भर करता है? धरातलीय सतह पर बनाए गए कोण पर। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब में कमी क्यों आ जाती है? वायुमंडलीय परतों की मोटाई में कमी आने से। ऊंचाई वाले भागों में सदैव हिम क्यों जमा रहती है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी हो जाती है, इसलिए ऊंचाई वाले भागों में सदैव हिम जमा रहती है।
पर्वतों की दिशा किस प्रकार की जलवायु को नियंत्रित करती है? तो पर्वतों की दिशा पवन प्रवाह के प्रत्यक्ष जिम्मेदार होती है। पर्वत तापमान एवं वर्षा को प्रभावित करते हैं, ए और बी दोनों। मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश से कौन रोकता है? हिमालय पर्वत। हम लोग यहीं तक करेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोगों ने 216 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, समझ में क्या आपको रटना है, इनको बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से याद होते रहेंगे। तो आप लोग रिपीट करते रहिएगा, पर डे एक वीडियो देखिएगा, ओके। एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो अगर हम मिस करेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, और जो बीच बीच में मैं नोट्स पॉइंट बताती हूँ तो वो भी आपके छूट जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ पर डे देखिएगा, ओके।